हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम जो अपने क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे थे उसमें हम अर्थशास्त्र के प्रश्नों को कवर कर रहे थे। हम प्रश्नों को टॉपिक वाइज देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जनगणना। तो जनगणना के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न की हम विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो बात करें तो जो हमारा आज का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा का महिला लिंगानुपात सबसे कम है। मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें 2011 की जनगणना से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको उसमें कवर किया गया है। एक बार जाके आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा, तो जिससे आपके जनगणना से एक भी क्वेश्चन उस वीडियो को देखने के बाद आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो उनको लिंगानुपात के नाम से लिंगानुपात से जानते हैं। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिला, 879 का ही लिंगानुपात है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में देखने को मिला था। तो इसका डाटा आप देख सकते हैं और याद रखिएगा, इससे प्रश्न बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंगानुपातों में भारत के लिए कौन सा सही है? तो देखते हैं। तो जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है हमारा क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में भारत के लिए कौन सी सही है? तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था 943 महिलाएं हैं प्रत्येक 1000 पुरुषों पे, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हम निकटतम ऑप्शन को लगाएंगे 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसके बारे में जानें तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है तथा जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चूंकि विकल्प में 943 नहीं दिया है, अतः इससे निकटतम जो आंकड़ा है 940 वही सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है? तो ये लिंगानुपात से हम समानता को देख सकते हैं कि कितनी समानता है देश में। बात करें समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य समानता की सीमा नापने के लिए लिंगानुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य जो है वो केरल है। अगला प्रश्न देखें, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बात करें कथन कौन कौन से दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। बिल्कुल सही है ये। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। नहीं, ये दूसरा कथन गलत है। पहला कथन सही है, केवल बी इसका मतलब केवल 1 सही हो जाएगा। इसके बारे में देखें, भारत की आबादी केवल 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में निवास करती है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, जापान का 339 है तथा बांग्लादेश का 1115 है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश प्रति व्यक्ति है? तो औसत घनत्व जो है 382 है, अभी हमने देखा था। इसके बारे में अगर जान लें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना क्रम की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ये लाइन याद रखिएगा, इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। और आपको अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे पहले जनगणना स्टार्ट किसने किया था। तो बात करें और स्वतंत्र भारत की बात करें तो इसमें ये 7वें नंबर की जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
और का है, वहीं बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो ये आप डाटा देख सकते हैं, डाटा याद रखिएगा क्योंकि डाटा से प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत की जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व को 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यही भारत की जनसंख्या घनत्व है। इसके बारे में हम देख चुके हैं। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% है और महिला साक्षरता कितनी है तो 65.46% है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक आबादी वाला शहर तथा शहरी समूह है। तो मुंबई जो है ये सबसे अधिक आबादी वाला शहर है भारत में। इसके बारे में अगर बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार 1.24 करोड़ की आबादी के साथ मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहरी समूह है। मुंबई एक शहरी समूह है जो मेगा सिटी की श्रेणी में आता है। मुंबई शहर नगर निगम द्वारा शासित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है। तो बात करें तो 17.64% की वृद्धि दर दर्शाती है। इसके बारे में देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर का कितना रहा था 17.64% रहा, जबकि इस दौरान नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक में रही थी, -0.6% रही। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा सही है। तो भारत की नगरीय जनसंख्या जो है वो 31.1% है। अगर इसके बारे में जानें तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 31.16% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य गोवा है, जिसमें 62.2% है, तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है, 11% है। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वास्तविक साक्षरता दर कुल जनसंख्या के 7 वर्ष और इससे ऊपर आयु के व्यक्तियों की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न की जो व्याख्या थी उसमें देखा था 74.04% है भारत की साक्षरता दर। आइए इसके बारे में देखें। तो अगर बात करें तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की वास्तविक साक्षरता दर कुल साक्षरता दर होती क्या है, कुल जनसंख्या के 7 वर्ष और इससे ऊपर वाले व्यक्तियों की जो शिक्षा है उसे साक्षरता दर कहते हैं। 74.04% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% है तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है। ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो वो साक्षर कहलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी भाषा को पढ़ या लिख सकता है तो उसे सक्षम या साक्षर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सन 2016 में विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या से कम जनसंख्या की ओर का क्रम दर्शाता है। तो बात करें, चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत की है, उसके बाद ब्राज़ील की है और उसके बाद रूस की है। इसके बारे में देख लें तो वर्ष 2016 में विश्व के देशों की जनसंख्या का अवरोही क्रम निम्न है। सबसे पहले चीन आता है, फिर भारत है, फिर यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर पाकिस्तान है, फिर नाइजीरिया है, फिर बांग्लादेश है और उसके बाद रूस है। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोधित जन्म दर मतलब CBR को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अगर बात करें जो अशोधित जन्म दर है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अशोधित जन्म दर निकालने के लिए हम वर्ष के दौरान जीवित जन्मे बच्चों को वर्ष के मध्य में क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है उससे भाग देते हैं और उसे 1000 से गुणा कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास होता है। मतलब किसी भी समाज में जो जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है वो किसकी वजह से हो सकता है कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, और कुछ लोग जो इधर उधर आ जा रहे हैं उनकी वजह से भी जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिलता है। बात करें तो अशोधित जन्म दर मतलब CBR को किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा
जन्म दिए गए जीवित बच्चों तथा उस वर्ष के मध्य में क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं, वर्ष के दौरान जीवित जन्मे बच्चे, मतलब जैसे BI लिखते हैं, वर्ष के मध्य में क्षेत्र की जनसंख्या और गुणे 1000, तो इससे हम CBR काउंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो बात करें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक मिजोरम में है। आइए इसके बारे में देखें। तो अगर बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार, एक मिनट, इस पिछले प्रश्न की हमने व्याख्या नहीं देखी थी। जनगणना 2011 के अनुसार मिजोरम 94.4% की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत इसमें सर्वाधिक है। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो मिजोरम है सर्वाधिक साक्षर तीसरे नंबर पे। इसके बारे में देख लें तो केरल जो है वो 94%, सबसे अधिक साक्षरता केरल की है। फिर लक्षद्वीप की है 91.84% से, मिजोरम की उसके बाद है 91.33% से, उसके बाद गोवा की है तो 88.70% से। तो सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? केरल की है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब कुछ और भी मिसलेनियस के प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? तो बात करें तो एलन ग्रिस्पेन जो है एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिचर्ड डॉकिंस जो हैं ये जीव विज्ञानी और लेखक हैं। एलन ग्रीनस्पैन जो हैं ये अर्थशास्त्री हैं। स्टीफन हॉकिंस भौतिक वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो अगर बात करें तो कौन से अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ता को, तो बात करें तो सूचित होने का अधिकार, बिल्कुल ये अधिकार है। चयन का अधिकार भी है। और अगर बात करें तो प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। निवारण का अधिकार, बिल्कुल। तो A, B और D बिल्कुल सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर B जो है आपका करेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करता है एवं उनका प्रवर्तन करता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन से हैं? तो सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, वस्तु या सेवा के चुनाव या चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, शिकायत के निदान का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अतः कथन B क्या है? बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो इसकी अगर बात करें तो इसका मतलब होता है देश की वस्तु को बाजार मूल्य से परदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना। तो यही क्या होता है? डंपिंग का मतलब होता है। आइए इसके बारे में देख लें। तो अगर बात करें तो डंपिंग किसी वस्तु के अत्यधिक उत्पादन की स्थिति में बाजार में वस्तु के मूल्य को एक न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने से रोकने के लिए इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर अतिरिक्त भंडार को विदेशी बाजार में निर्यात करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गन्ने के मूल्यों को किस अधिनियम में प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। इसके बारे में जान लें तो गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम ECA 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, NSDL का विस्तारित रूप है। तो NSDL क्या है? तो NSDL है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL का पूर्ण रूप है। इसके बारे में जान लें तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड मुंबई में स्थित एक केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। इसकी स्थापना 1996 में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों के भंडार के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? तो अगर बात करें तो किसकी मांग? तो आधारभूत खाद्यान्न की मांग हो जाएगा। इसके बारे में जानें, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षतः बेलोचदार मांग कहा जाता है। अतः आधारभूत खाद्यान्न की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है। अगला हमारा प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है प्राथमिक शिक्षा का साधारणीकरण इस वर्ष तक। तो बात करें तो कितने वर्ष तक करना है? तो 2010 तक का इसका लक्ष्य था।
इसके बारे में जानें तो सर्व शिक्षा अभियान भारत में जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रीय योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है तथा इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी से 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अर्थशास्त्र के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने देख लिया है। कल से हम जीके के प्रश्नों को कवर करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा मेनली जो भी हिस्ट्री कह रही हूँ, ये क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, इन सब के जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम कवर करेंगे। कंप्यूटर जो भी ये हैं इनके प्रश्न पूछे जाते हैं इनको भी हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।